हम्म। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैंने पिछले क्लास में शायद कहाँ तक ख़त्म किया था, अनुसूची मैंने ख़त्म कर दिया था। आर्टिकल मतलब अनुसूची 2 से लेकर के अनुसूची 12 तक मैंने बता दिया था। अब मैं आगे बात करूँगा कि भारतीय संविधान को समझने के लिए हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। तो यानी हमारा जो दूसरा फेज चल रहा था, उस फेज में मैंने अनुसूची बता दिया, और अनुसूची बताने के बाद अब मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान का मतलब उसके परिचय के बारे में भी कुछ मैंने बताया था। अब इसको और थोड़ा डीपली जानने के लिए कि आखिर भारतीय संविधान में है क्या क्या चीज़, उसको समझने के लिए हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला जो है इसका वो है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। विधायिका को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी विधायिका के 3 अंग होते हैं। इस 3 अंग में हम लोग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को देखते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जैसे ही आते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम से और बड़े से बड़े एग्जाम में भी राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ छोटा जनरल नॉलेज है यहाँ पे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहला चीज़ की एक ट्रिक मैंने दिया है, रारासा जावे फनी ज्ञानी वेंकट शंकर नारायण कलाम पाटिल प्रणब राम। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, एक वे में एक वे बना करके, एक लय बना के, रा सा वे फनी ज्ञानी वेंकट रमन शंकर नारायण कलाम पाटिल प्रणब राम। तो इस तरीके से हम लोग, जिसमें कि रा का मतलब राजेंद्र प्रसाद, जिनका जो कार्यकाल रहा है, पहले राष्ट्रपति थे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल रहा है 1952 से लेकर 1957 तक। फिर दूसरी बार भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही बने, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ही बने, और 1957 से 62 तक इनका फिर से कार्यकाल रहा। तीसरी बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सामान्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1962 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद जा से मतलब जाकिर हुसैन, जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का रहा, 1967 से लेकर 69 तक। और फिर बे मतलब बीबी गिरी का भी कार्यकाल रहा, जो वो 1969 से 74 तक रहा। फिर फखरुद्दीन अहमद, इनके भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिनका कार्यकाल मात्र 3 वर्षों का था। फखरुद्दीन अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान जिनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का 1974 से लेकर 77 तक रहा। उसके बाद नी का मतलब नीलन संजीवन रेड्डी थे, जो कि जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 82 तक रहा। ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी का मतलब ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल जो रहा 1982 से लेकर के 1987 तक रहा। वेंकट मतलब होता है वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक रहा। और उसके बाद शंकर मतलब शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर के 97 तक रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नारायण यानी के आर नारायण का भी कार्यकाल 1997 से लेकर के आपका 2002 तक रहा। और कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जो कार्यकाल था, वो एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। कलाम के बाद हम लोग प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, जो राष्ट्रपति बनी, उनका कार्यकाल जो रहा 2007 से लेकर 2012 तक रहा। उसके बाद जो राष्ट्रपति बने हमारे प्रणब मुखर्जी जी बने, और प्रणब मुखर्जी जो रहे वो 2012 से लेकर 2017 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। राम का मतलब हो गया रामनाथ कोविंद, जो कि अभी भी हमारे राष्ट्रपति हैं और 2022 तक हमारे राष्ट्रपति रहेंगे। 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल है। अब थोड़ा सा हम लोग राजेंद्र प्रसाद मतलब जितने भी अब तक राष्ट्रपति बने, उन सबके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उन डिटेल में हम लोग सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जिनको देश रत्न कहा जाता है, इनको अजात शत्रु भी कहा जाता है। इनका समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके समाधि स्थल को? इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है, महाप्रयाण घाट। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो बुक है, उस बुक का नाम था फिलॉसफी ऑफ इंडिया। और इनके बारे में एक और बात है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत देश रत्न का पुरस्कार यानी भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था।
डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, इनका कार्यकाल 2 साल का रहा। और उसके बाद इनके बुक का नाम अब्बुल खां की बकरी थी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बीबी गिरी के बारे में। जो बीबी गिरी थे वो पहले राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव में दूसरे चक्र का मतदान और प्रथम गैर कांग्रेस राष्ट्रपति थे। यानी ये बीबी गिरी जो थे वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव में दूसरे चक्र का मतदान, यानी चुनाव में एक चक्र के चुनाव में नहीं हो पाया तो इनके चुनाव के लिए दूसरे चक्र का मतदान किया गया और दूसरे चक्र के मतदान में ये राष्ट्रपति चुने गए। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, यानी कांग्रेस से नहीं ताल्लुकात रखते थे। फिर अगला जो हम लोग का है वो नीलम संजीवन रेड्डी है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और ये इससे पहले यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में बोला जाता है कि ज्ञानी जेल सिंह जो थे अनुच्छेद 11 में वर्णित वीटो पावर का यूज करने वाले ये पहले शख्स थे जो कि जिन्होंने क्या किया था, अपने वीटो पावर का उपयोग किया था। यानी जेल सिंह ने क्या किया था, आर्टिकल नंबर 111 में वर्णित वीटो पावर का उपयोग किया था। आर वेंकटरमन की बुक के बारे में बात कही गई। सिर्फ इनसे मतलब यहाँ पे जो भी बात कही गई है ये सिर्फ जो भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए और पूछ सकते हैं उनके बारे में सिर्फ बात कही गई है। तो हम लोग आर वेंकटरमन के बारे में आर वेंकटरमन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका बुक जो है माई प्रेसिडेंशियल ईयर है, यानी इनके बुक का नाम क्या है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर। उसके बाद के आर नारायण के बारे में। के आर नारायण जो थे वो पहले दलित राष्ट्रपति थे, यानी पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में कौन आए थे, के आर नारायण आए थे। एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देखते हैं। ये हमारे देश के बहुत ही महान शख्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हमारे देश को हासिल करवा के गए हैं ये। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे पहले इनका पूरा नाम के बारे में जानते हैं कि इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबादीन अब्दुल कलाम है। उसके बाद 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक, मतलब इनके निधन की बात जब किया जाए तो इनका जो निधन हुआ, इनकी जो मृत्यु हुई वो जीवन योग्य ग्रह के बारे में जब शिलोंग IIM में व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान देते समय इनको 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। यानी जीवन योग्य ग्रह के बारे में शिलोंग IIM में व्याख्यान देते समय इनको 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक आया और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। जन्म इनका हुआ था तमिल मुस्लिम मछुआरे परिवार में रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में 15 अक्टूबर 1931 में, यानी 15 अक्टूबर 1921 में इनका जन्म हुआ था। यानी जन्म के बारे में क्या कहा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो हुआ था वो तमिल मुस्लिम मछुआरे परिवार में हुआ था, जो कि तमिल मुस्लिम मछुआरे परिवार में हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। और ये जिला कौन से जिला में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम जिला में हुआ था। ये पहले ऐसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया गया था। पहले राष्ट्रपति मैंने पहले ही यहाँ डिस्कस किया था। पहले ऐसे राष्ट्रपति जो थे वो जिनको भारत रत्न का पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से गया था उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन, जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दिया गया था। बुक इनके द्वारा यानी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई जो बुक है उनमें सबसे पहला बुक आता है इंडिया 2020 इन विजन फॉर द न्यू गैलेनियम। दूसरा बुक है विंग्स ऑफ फायर जो इनका ऑटोबायोग्राफी है, यानी पहला बुक है इंडिया 2020 इन विजन फॉर न्यू गैलेनियम। दूसरा बुक है इनका विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, यानी इनका बायोग्राफी है। तीसरा बुक है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर इन इंडिया। तीसरा बुक इनका कौन सा है, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर इन इंडिया। चौथा बुक इनका स्पिरिट ऑफ इंडिया। चौथा बुक इनका होता है स्पिरिट ऑफ इंडिया। और पांचवा बुक इनका टारगेट 3 बिलियन। पांचवा बुक इनका है टारगेट 3 बिलियन। छठा बुक है मिशन ऑफ इंडिया। इनका छठा बुक है मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडिया यूथ, यानी इनका छठा बुक है मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडिया यूथ। और सातवां बुक है इनका माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन। सातवां बुक इनका माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, इनके मुख्य बुक्स हैं। और आठवां बुक इनका टर्निंग पॉइंट। आठवां बुक इनका टर्निंग पॉइंट, ये सब इनके मुख्य बुक हैं। इस प्रकार हम लोग देखें कि भारतीय संविधान को समझने के लिए हम इसको 3 भाग में बांटे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को 3 अंग होते हैं जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है।
राष्ट्रपति के बारे में पहले हम लोग कुछ सामान्य ज्ञान की बातें जाने जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन सामान्य ज्ञान में हम लोग अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या हुआ है, इन सब के बारे में जाने। फिर हर एक राष्ट्रपति का क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में हम लोग को जाना चाहिए और जो एग्जाम में पूछ सकता है उसके बारे में देखें। अभी हम लोग APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स देखेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि APJ अब्दुल कलाम ने क्या क्या आविष्कार किया और क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, ये भी हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के क्या क्या पावर्स होते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्या कर सकता है, ये सारे कुछ हम लोग अभी देखेंगे। तो ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ मुख्य बातें, इन्होंने DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पे अपने कैरियर की शुरुआत की, यानी DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की तथा सेना के लिए छोटा हेलीकॉप्टर बनाया था। 1998 में इनके नेतृत्व में परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ तथा बाद में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए ये, और इनका कंसेप्ट जो पूरा है जिसका फुल फॉर्म प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरिया, इनके बुक टारगेट 3 बिलियन से लिया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित ये हमारा APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड जितने भी बातें थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुख्य बातें। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुख्य बातें में सबसे पहले आते हैं कि 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। यानी कहने का मतलब है 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया था। और उपराष्ट्रपति पद का उपराष्ट्रपति जो उस समय रिक्त हो चुका था, उस पद का भारत का जो उस समय चीफ जस्टिस थे, भारत के जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इसका निर्वहन किया। कहने का मतलब 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और कार्यकाल के दौरान ही, अब कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने के कारण अब राष्ट्रपति पद का निर्वहन कौन करेगा। तो राष्ट्रपति पद का निर्वहन करने के लिए उस समय जो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति पद पर थे, उन्होंने क्या किया कि उपराष्ट्रपति पद पर से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया। अब उपराष्ट्रपति पद खाली होने के कारण उसका निर्वहन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन किया। फिर 3 उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनकी अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति मतलब 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद का कार्यवाहक के तौर पर काम किए हैं। यानी राष्ट्रपति जब मौजूद नहीं रहे या किसी कारण बस मृत्यु हो गई उनकी, तो उस समय उपराष्ट्रपति 3 ऐसे उपराष्ट्रपति जो उनके पद का कार्यवाहक के तौर पर काम किए हैं। जैसे पहला बीबी गिरी जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, बीडी जट्टी फखरुद्दीन अहमद अली की मृत्यु के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह यानी जेल सिंह के अनुपस्थिति में। तो इस तरीके से हम लोग 3 उपराष्ट्रपति को देखें। पहला बीबी गिरी को देखें, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति जो थे उस समय उनकी मृत्यु के बाद इनके पद का कार्यवाहक, इनके पद का क्या किए, निर्वहन किए। बीडी जट्टी फखरुद्दीन अहमद अली की मृत्यु के बाद बीडी जट्टी ने उनके राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने यानी जेल सिंह की अनुपस्थिति में इनके राष्ट्रपति पद के कार्यवाहक के तौर पे काम किया। अब बात रहा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, जिसपे हम लोग कह सकते हैं पकानिको का द्वियोदशम। पका पहले प फॉर पद यानी आर्टिकल नंबर 52 में, अनुच्छेद 52 में। का मतलब कार्यपालिका प्रधान जो कि आर्टिकल नंबर 53 में इसका डिफिनीशन है। निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन किससे होता है। पहला जो होते हैं हम लोग पद यानी राष्ट्रपति का पद का व्याख्यान आर्टिकल नंबर 52 में मिलता है, फॉर पद आर्टिकल नंबर 52 में। दूसरा है का यानी कार्यपालिका प्रधान इसका आर्टिकल नंबर 53 में इसका वर्णन मिलता है, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं।
उसका नी से निर्वाचन, निर्वाचन हम लोग का निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी संबंधित जो भी बात है, उनका वर्णन आर्टिकल नंबर 54 में मिलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। को से यानी कोटा, कोटा यानी राष्ट्रपति का क्या कोटा होता है, उन सब के बारे में जो वर्णन है वो आपको आर्टिकल नंबर 55 में मिलेगा। और का फिर पका नी को, फिर का मतलब फिर कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा वर्णन हमको आर्टिकल नंबर 56 में मिलेगा। दू मतलब दोबारा, यानी दोबारा बनने का प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति पद का निर्वहन दोबारा वही राष्ट्रपति कर सकता है। इसका व्याख्यान आर्टिकल नंबर 57 में दिया गया है। योग्यता यानी राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का क्या योग्यता होना चाहिए, किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए उसका क्या योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता के बारे में आर्टिकल नंबर 58 में यह व्याख्यान दिया हुआ है। दशा का यानी काम करने का निर्देश है, काम करने का जो निर्देश है वो आर्टिकल नंबर 59 में दिया गया, यानी राष्ट्रपति का क्या काम करने का निर्देश होगा, क्या दशा होगी, किस किस दशा में राष्ट्रपति काम करेंगे, ये सारा आर्टिकल नंबर 59 में इसका वर्णन है। फिर उसके बाद शपथ, शपथ के बारे में यानी राष्ट्रपति का जो भी शपथ प्रतिज्ञान है उसके बारे में जो वर्णन है वो आपका आर्टिकल नंबर 60 में वर्णन है। और महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग प्रक्रिया, वो आर्टिकल नंबर 61 में वर्णित है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद थे वो यहाँ वर्णित है, वर्णन ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है वो, तो राष्ट्रपति से प्रति जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, यह प्रक्रिया, यह प्रस्ताव यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी या तो संसद के दो सदन जो भी है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। यह प्रस्ताव को, इसको पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षरित आरोप पत्र उसके अध्यक्ष को, उस सदन के अध्यक्ष को सौंपा जाता है, अध्यक्ष को सौंपा जाता है। यानी यहाँ पे बात हुई कि यह प्रस्ताव किसी भी, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसको लाने के लिए यानी आरोप पत्र को लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षरित आरोप पत्र को उस सदन के अध्यक्ष को सौंपा जाता है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद अध्यक्ष इस आरोप पत्र को खारिज भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। अगर अध्यक्ष इस आरोप पत्र को ले लिए तो इसके लिए दोनों सदनों के अध्यक्ष मिल करके, पेश चाहे किसी सदन में किया, लेकिन दोनों सदनों के अध्यक्ष मिल करके एक 3 कमेटी वाला समिति बनाते हैं। किस लिए? जांच कमेटी, जांच समिति को बनाएंगे, जिसके अंदर जांच कमेटी के अंदर पहला जो सदस्य होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस रहेंगे, भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। हाई कोर्ट के एक रहेंगे जो हाई कोर्ट के जज रहेंगे, और एक ऐसा किसी भी हाई कोर्ट के जज रहेंगे, और एक जो ऐसे रहेंगे जो कि अध्यक्ष के द्वारा प्रख्यात वरिष्ठ सदस्य हो, कि वरिष्ठ होते हो, वरिष्ठ नेता हो या वरिष्ठ सदस्य, संसद के वरिष्ठ सदस्य हो, वैसे कोई आदमी रहते हैं जो कि प्रख्यात तथा वरिष्ठ सदस्य, जो कि उस मतलब सदन के अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कहने का मतलब हो रहा कि आरोप पत्र जो मिला, आरोप पत्र को एक्सेप्ट करने के बाद, आरोप पत्र के दोनों सदनों, आरोप पत्र को अध्यक्ष के द्वारा एक्सेप्ट करने के बाद दोनों सदनों के अध्यक्ष मिल करके एक 3 कमेटी वाला जांच कमेटी बनाते हैं, और 3 सदस्य वाला जांच समिति बनाते हैं। और उसमें पहला सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे सदस्य के तौर पे किसी भी हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। और एक आपके जोड़ेंगे कि संसद के कोई वरिष्ठ यानी और प्रख्यात सदस्य होंगे, और इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यानी इस जांच समिति के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और इस रिपोर्ट को अध्यक्ष को सौंपा जाता है, यानी किसके अध्यक्ष? लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंपा जाता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर संसद के दोनों सदनों में, यानी संसद में दोनों सदनों को मिला करके मतदान कराया जाता है, और मतदान का 2/3 बहुमत पूरा होने पर
अगर मतदान में 2/3 बहुमत ला दिया जाता है तो 2/3 बहुमत पूरा होने पर महाभियोग प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी महाभियोग प्रक्रिया लग जाती है और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। एक और बात है कि आरोप पत्र अगर अध्यक्ष को मिल गया है तो इस आरोप पत्र को महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, यानी आरोप पत्र राष्ट्रपति को भी दी जाती है, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस आरोप पत्र को दी जाती है। अब बात रही कि भारत में अब तक ऐसा कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगा है, ना राष्ट्रपति के लिए लगा है, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लगा है, ना ही किसी हाई कोर्ट के लिए जज के लिए लगा है। दो ऐसे केस आए थे जिसके अंतर्गत, जैसा एक केस जो था वो वी रामास्वामी का था, जो कि 1993 में आया था। 1993 में वी रामास्वामी का जो केस था वो थे हमारे हाई कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके केस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय उन पे महाभियोग प्रक्रिया लगाया गया था। महाभियोग प्रक्रिया लगाया गया, लेकिन यह महाभियोग प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय सत्तारूढ़ सरकार कांग्रेस थी और कांग्रेस ने यहाँ इस महाभियोग प्रक्रिया के वोटिंग में वोट नहीं दिया था, जिसके कारण इनका जो महाभियोग प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाया था। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया लाया गया था किसके लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के लिए, वी रामास्वामी के लिए। और एक और केस आता है जो कलकत्ता के हाई कोर्ट के जो जज थे, जिनका नाम था ये सौमित्र सेन, हाँ, जिनका नाम सौमित्र सेन था, जो कि 2011 में आया था ये केस। 2011 में सौमित्र सेन पर ये आरोप लगाया गया था कि उनके कुछ अनुचित व्यवहार के पर उन पर यह प्रक्रिया यानी महाभियोग प्रक्रिया लाई गई थी। अब लेकिन अनुचित व्यवहार के कारण लेकिन ये भी महाभियोग प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। कारण ये था, यह पहला ऐसा केस था जिसमें राज्यसभा से राज्यसभा से लोकसभा की ओर आरोप पत्र आया था, और आरोप पत्र आया था और लोकसभा में जैसे ही इस आरोप पत्र को पेश किया गया था, लोकसभा से यह प्रक्रिया संपन्न होनी थी, लेकिन संपन्न होने के पहले ही लोकसभा में यह प्रक्रिया संपन्न होने के पहले ही सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी अभी तक भारत में 2 बार ये केस या महाभियोग प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज पे आ चुकी है, लेकिन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में अभी तक कोई ऐसा महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाया गया है। तो हम लोग ने राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया भी हम लोगों ने देख लिया। अब राष्ट्रपति के बारे में आगे कुछ और अनुच्छेद 74 है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। यानी इसके अनुसार बोल रहा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के संचालन के लिए, यानी कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। और प्रधानमंत्री के सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। साथ साथ उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, किसी भी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकता है। कहने का मतलब अनुच्छेद 74 में ये बातों का वर्णन है कि मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में वर्णन है। इसके अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। साथ साथ प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तथा उनकी ही सलाह पर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकता है। राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी कुछ प्रावधान है, जिसमें कि पहला क्या है, अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 76 के अनुसार एजीआई यानी महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार सीईसी यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार एफसी यानी वित्त आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और अनुच्छेद 315 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के
जज की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 214 के अनुसार हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारी बातें को देखें। पहले हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कि अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनका कार्यकाल अवधि क्या होगा, किनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ, ये हम लोग देखें। राष्ट्रपति से संबंधित देखें कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन कौन से उपराष्ट्रपति उनके कार्यवाहक के तौर पर वर्क किए हैं, काम किए हैं, ये भी हम लोग देखें। राष्ट्रपति के संबंधित कुछ अनुच्छेद के उनके बारे में देखें। कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ डिटेल देखें, जो कि इम्पोर्टेंट डिटेल की उनके बारे में, उनकी कौन से बुक लिखे हैं, वे क्या क्या किए हैं, उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया, ये सारा कुछ हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और अनुच्छेद थे, जैसे कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है। फिर उसके बाद नियुक्ति संबंधित प्रावधान, यानी राष्ट्रपति किन किन पदों की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ राष्ट्रपति के पावर्स हैं, उन सबको आप लोग